हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे और इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं, इसका कॉज क्या होगा, यानी इससे इफेक्ट क्या पड़ता है। ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे जो हम डेली लाइफ में जो चीजें करते हैं उसी से होता है। अब देखिए, इसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर में है क्या। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हम जो है जो सूरज होता है, सूरज से हमको क्या मिलती है, लाइट मिलती है, यानी प्रकाश मिलता है। और सूरज से लाइट मिलती है, दूसरा चीज होता है सूरज से हमें हीट भी मिलती है। ठीक, सूरज से हमें क्या, यानी सन जो होता है हमारा, सन से हमें दो चीजें मिलती है। ठीक, सन से हमें क्या मिलती है, दो चीजें। एक तो हो गया लाइट, यानी जो हम देखते हैं लाइट होती है। दूसरा होता है हीट, यानी ताप। ठीक, क्या होता है, ताप। लाइट को यहाँ पे हम नहीं लेंगे, हम ताप को लेंगे। ठीक है, तो जो सन से जितनी भी हीट आती है, लाइट आती है, हीट आती है, तो जितनी भी हीट आती है अर्थ के सरफेस पे पड़ती है और अर्थ उसको वापस भेज देता है ऊपर। लेकिन थोड़ा बहुत जो है धरती सोख लेती है। धरती क्या करती है, थोड़ा बहुत सोख लेती है, लेकिन ज्यादातर वापस भेज देती है। लेकिन हुआ क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आजकल कुछ जो है, जो गैसें हैं, बहुत ज्यादा ऐसी गैसें जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती, उन गैसों की वजह से जो सनलाइट से हीट आती है, हीट वाली जो रेस होती है, वो रेस हमारी अर्थ पे ज्यादा से ज्यादा सोख ले जा रही है और बाहर नहीं जा पा रही। कहने का मतलब यह है कि अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। अब देखिए, जो ये हीट है ना, वो हीट कहां से आ रही है, सन से आ रही है। ठीक है, लेकिन वो किन कारकों की वजह से धरती पे सोख ली जा रही, मतलब जो हमारे मानवीय कारकों की वजह से, यानी ह्यूमन इंटरफेयर के कारण। तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, सीधा से ग्लोबल वार्मिंग का जो रेडिएशन होता है वो होता है ग्रीन हाउस गैसेस से। अब आप कहोगे ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, धीरे धीरे बताऊंगा, पूरा लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस से होता है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली करती क्या है, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ा देती है। अर्थ का टेम्परेचर क्या करती है, ये बढ़ा देती है, पृथ्वी का जो तापमान है उसको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, इंक्रीज कैसे कर देंगी, मैंने बताया ना कि जैसे मान लीजिए हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और इस अर्थ पे क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए मौजूद है सन। यहाँ पे क्या है, सन है, काफी दूर है तो छोटा दिखाई पड़ेगा, वैसे सन बहुत बड़ा होता है हमारी अर्थ से। तो ये हमारी जैसे लाइट आई, ऐसे ये सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट आएगी क्या, ये सनलाइट जैसे इस पे पड़ेगी ऐसे इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है इस समय कि कुछ जो मात्रा है वो यहाँ पे सोख ली जाती है, कुछ मात्रा यहाँ पे सोख ली जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, उसकी वजह से हुआ क्या है कि हमारे अर्थ पे जो लाइट आती है, हीट वेव्स जो आती हैं, कहने का मतलब जो सन से जो लाइट आती है उसमें हीट वेव जो होती हैं वो हमारे अर्थ पे द्वारा ज्यादा सोख ली जा रही है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनमें कौन कौन सी गैसेस आती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें मीथेन हो गया। देखिए सबका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आप सबको याद रखिएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो उनको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी गैसेस होती हैं, इनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हुआ क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया है। इफेक्ट मतलब कि प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ने लगा है। प्रभाव किस वजह से पड़ रहा है, इन गैसों के कारण, जिससे हो क्या रहा है कि टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है, और इसी ताप के बढ़ने से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी धरती के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और धीरे धीरे हमको इसके सबूत दिखने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे फ्यूचर में वो चीजें आपकी आंखों के सामने होंगी और आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी अगर हमने कोई प्रयास नहीं किया तो हम इन चीजों को अपनी आंखों से होता हुए देखेंगे। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग तो आपने समझ लिया, इसके बाद हम समझते हैं कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या होंगे, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा क्या, इफेक्ट क्या होता है। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट क्या होंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट सबसे पहला जो पड़ता है हमारे वहां पे वो होता है कि जो क्लाइमेट चेंज हो जाता है। इससे सबसे पहला चेंज क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज। सबसे पहला जो इफेक्ट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, जो हमारा सीजन होता है, सीजन, जैसे हम सभी को पता है सीजन तीन टाइप के होते हैं ना, कि विंटर सीजन, समर सीजन और जो रेनी सीजन जिसको बोल देते हो। रेनी सीजन होता नहीं, बस उसको बता देते हैं, रेनी सीजन तो कभी बारिश हो जाती। तो विंटर और समर सीजन का जो टाइम पीरियड है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा पोल्यूशन ही कर दिया है। जितना ज्यादा हमने पोल्यूशन किया उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज की वजह से हर एक मौसम का टाइम डिले हो गया, कभी कोई मौसम ज्यादा दिन चल रहा है, कभी कोई मौसम कम दिन चल रहा है, कभी ठंडी कभी गर्मी, तो ये मौसम हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो जा रही है।
तो ये रीजन है, हम सब लोगों ने ये किया है, यही एक रीजन है, हम सभी लोगों ने इतना पॉल्यूशन किया। तो क्लाइमेट चेंज पहला जो है इसका जो है इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग का। पहली बात क्या हो गई कि क्लाइमेट चेंज होगा। दूसरी बात क्या हो जाती है, दूसरी बात हो जाती है जो इकोलॉजिकल जो है इनबैलेंस हो जाता है। इकोलॉजी जो हमारी है, इकोलॉजिकल अनबैलेंस, ठीक है, यानी जो हमारी इकोलॉजी है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे अनबैलेंस होगी। परिस्थितिकी का मतलब क्या होता है, देखो हर एक जीव को जीने के लिए कुछ जो है इकोलॉजी यानी कि हमारे आसपास की चीजों की जरूरत पड़ती है। मान लो कोई जानवर, अगर किसी को जिंदा रहना, किसी जानवर को, तो उसको शिकार करना के लिए, उसको मतलब उसको खाने के लिए शिकार करना चाहिए। तो शिकार करने के लिए उसका ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, इकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए। अगर उसको इस तरीके से इकोलॉजी नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे जो पोलर बियर होते हैं उनको वही जगह अच्छी लगती है जहां पोल होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है, तो वहीं पे वो जीवित रह सकते हैं। वो सभी जगह जीवित नहीं रह सकते। तो वहां पे अगर वो बर्फ पिघल के नदियों द्वारा बह जाएगा तो वहां पे वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो इकोलॉजिकल अगर अनबैलेंस होगा तब भी क्या होगी, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सेकंड रीजन हो गया हमारा। थर्ड रीजन होगा जो फूड क्राइसिस आ जाएगा। फूड क्राइसिस क्या होगा, देखिए फूड क्राइसिस मतलब कि भाई खाने की कमी होगी कि नहीं, आप खुद ही बताओ। जब हमने यहाँ क्लाइमेट चेंज की बात की, क्लाइमेट चेंज कभी और मौसम आ जा रहा है, कभी कोई सीजन आ जा रहा है, तो उससे होगा कि डायरेक्ट जो है हमारी क्रॉप पे इफेक्ट पड़ेगा। जब क्रॉप पे इफेक्ट पड़ेगा तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे वहां पे फसलें नहीं उगेंगी, और जब फसलें नहीं उगेंगी तो हम खाएंगे क्या, और उससे क्या होगा, उससे लोग भूखमरी के कारण मरने लगेंगे। तो ये आगे फ्यूचर में होगा, इसलिए अभी से हमको इसके बारे में अवेयर रहना है और अच्छे अच्छे कदम उठा के, ताकि हम जो है इन चीजों से निपट सके। तो फूड क्राइसिस आ जाएगा। और क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया कि इकोलॉजिकल इफेक्ट में यहाँ पे होगा क्या, जो ग्लेशियर होते हैं, जो ग्लेशियर क्या होंगे, ग्लेशियर यहाँ पे जी बना है, ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियर क्या होंगे, धीरे धीरे मेल्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर क्या होंगे, धीरे धीरे मेल्ट हो जाएंगे। नहीं, जो ग्लेशियर्स होते हैं, पहाड़, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़, चट्टाने, वो पिघलने लगेंगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। और पिघलेंगे, उससे क्या होगा, वो सारा पानी नदियों के थ्रू कहां चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। और जैसे जैसे समुद्र में जाएगा, समुद्र का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। और जिससे होगा क्या, अगला पॉइंट जहां से मतलब ये निकले, मतलब ये जब गलेगा ना तो होगा क्या, जब मेल्ट होगा ये ग्लेशियर तो उससे होगा क्या, जो सिटीज है या कह सकते हो जो कोस्टल एरिया है, कौन सा एरिया, कोस्टल एरिया, यानी ऐसे एरिया जो समुद्र के किनारे हैं, कोस्टल एरिया कहां पे हो जाएंगे, अंडर वाटर हो जाएंगे। कहां पे हो जाएंगे, अंडर वाटर, यानी पानी के अंदर हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर समझिए, ये कोई समुद्र है से, और समुद्र के किनारे यहाँ पे बहुत सारी बस्तियां बसी हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारी बस्तियां बसी हुई हैं। अब नदियों से, पहाड़ से पानी यहाँ पे आ रहा है, ग्लेशियर से पिघल के पानी, तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और धीरे धीरे यहाँ पे सब भरता चला जाएगा। और जब ऐसे से भरता चला जाएगा तो ये इलाका कहाँ पे जाएगा, सब डूब जाएगा। तो जब ये डूब जाएगा तो क्या होगा, तो भाई नुकसान ही तो होगा। ये इफेक्ट ही हुआ क्लाइमेट चेंज का। कितना खतरनाक इफेक्ट हो सकता है आप देख सकते हो ना यहाँ पे। तो कितनी खराब चीजें हो सकती हैं अगर अभी से हमने इसके बारे में कदम नहीं उठाया। तो ये कुछ आपको इफेक्ट मैंने दिखाए, टोटल 1 2 3 4 5 इफेक्ट हो गए। और क्या इफेक्ट हो सकता है, तो इससे यहाँ पे जो ग्लेशियर जो मेल्ट होगा तो इससे क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी में एक और पॉइंट लिख लो, वाटर लेवल इंक्रीज, है ना, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, वाटर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी इसमें पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि इससे होगा क्या। एक और जो चीज होगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो होगा कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर ना, आपने पता होगा ओजोन लेयर क्या होती है, आप अगर आपने पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ ओजोन लेयर क्या होती। ओजोन लेयर जो होती वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, क्षय होने लगेगी, उसका डिग्रेडेशन होने लगेगा, खराब होने लगेगी। तो धीरे धीरे उसके होल होने, आपने पढ़ा होगा कि जो ओजोन लेयर यानी ओजोन परत में छिद्र हो गया है बड़ा सा, है, जिसकी वजह से होगा क्या, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। देखो ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। क्या होता है, O3, ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर O3 बनाता है। ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित जो है लगभग में 12 से 15 किलोमीटर की एक लेयर है, बहुत मोटी। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेस यानी पराबैंगनी किरणों से रोक के रखता है। अगर ये ओजोन लेयर हमारे वायुमंडल में ना हो तो होगा क्या कि पराबैंगनी किरणें आएंगी अर्थ पे, और त्वचा जनित जो है कैंसर सभी को हो जाएगा। जिससे आप समझ सकते हो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि ओजोन लेयर का डिक्लेरेशन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो अर्थ को दिक्कत होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने क्या बताया आपको। तो यही था आज का टॉपिक जो कि आपने समझा होगा। इतना बड़ा क्राइसिस होगा कि आप सोच नहीं सकते हो ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब मैं इसके बताता हूँ 2 3 उपाय हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं।
सबसे पहला जो चीज है वो ये होना चाहिए कि हमारे अर्थ पे जितने ज्यादा पेड़ हो सकते हैं उतने ज्यादा पेड़ लगाओ। क्यों? देखिए, हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को कैसे बढ़ाएंगे, हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, ठीक है, हमने इकोलॉजिकल इनबैलेंस की बात की, फूड क्राइसिस, ग्लेशियर मेल्ट और कोस्टल एरिया अंडर वाटर और वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक, वाटर लेवल कौन सा इंक्रीज हो जाएगा? जो समुद्र में है, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझिए, ये जो गैसें हैं, ये गैसें कहाँ से रिलीज हो रही हैं? ये गैसें रिलीज हो रही हैं हमारी जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां चल रही, हमारी जो इंडस्ट्रीज है वहां से, हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां से निकल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो अगर कम करनी है तो हमको क्या करें? इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज्यादा से ज्यादा, ऐसी एनर्जी को ढूंढना पड़ेगा जो क्लीन एनर्जी हो, जिसकी वजह से क्या होना हो, जिसकी वजह से पोल्यूशन ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो, उससे गैसें ना निकले, कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले, मीथेन गैस ना निकले। तो ऐसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर। हमें इन गैसों को कम से कम वायुमंडल में छोड़ना होगा। ऐसा नहीं पहले नहीं छूटती थी, पहले भी छूटती थी, लेकिन पेड़ ज्यादा थे तो उनका बैलेंस बन जाता था। लेकिन अब हमने क्या कर रहे हैं? पेड़ बहुत कम कर रहे हैं। तो पहला हमने बताया व्हीकल्स ऐसी लाओ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लाओ, उनको ज्यादा प्रमोट करो अच्छी, और उनमें क्वालिटीज बढ़ाओ, ठीक है। और दूसरी चीज की जो हमें जितने ज्यादा पेड़ लगाओ, जितने ज्यादा हो सकते उतने पेड़ लगाओ, उन लोगों को सपोर्ट करो जो पेड़ लगाते हैं, और कोशिश करो तो हर साल एक पेड़ जरूर लगाओ। उस पेड़ को लगाओ, उसको जियाओ, उसको बड़ा करो। जब तक आप बड़े होंगे तब तक आप इतने पेड़ लगा चुके होंगे कि अपनी ऑक्सीजन के लिए आपने उतने पेड़ लगा दिए होंगे। तो पेड़ लगाना पड़ेगा। तो ये दो चीजें अगर आप करते हो, और तीसरी चीज जो है कम से कम पॉल्यूशन करो, प्लास्टिक चीजों का कम से कम यूज करो, 2-3 बार यूज कर लो, रिसाइकल करो, बार बार रीयूज करो उसको, है ना। अगर कोई चीज टूट गई है तो उसको बेच आओ ताकि वो रिसाइकल होकर फिर से तुम्हारे दोबारा आ सके। तो ये चीजें हमको करनी होंगी, तभी जाके जो है हमारे सोसाइटी में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग का कम से कम असर पड़ेगा। इस समय आपने अमेरिका में लॉस एंजलिस में आपने देखा होगा कितना ज्यादा जो है कहर बरपा रहा है। उसमें एक रीजन तो प्रकृति है, सिंपल सा, लेकिन दूसरा रीजन हमने ही तो क्रिएट किया है ना। ग्लोबल वार्मिंग हमने इतनी बढ़ा दी है, और अमेरिका कहता है कि हमने कुछ ना, हमने तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाई नहीं, कहीं तुम्हारे वहां तो इंडस्ट्री है नहीं, सबके वहां इंडस्ट्री होती ना, तो उन्होंने भी किया है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई अपनी गलती मानता नहीं, तो गलती माननी पड़ेगी कि तुमने पोल्यूशन किया तो इसको सफाया भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। हमारी नदियां आजकल कितनी दूषित है, हमारे समुद्र में कितना ज्यादा कचरा भरा पड़ा है। इन सबको साफ करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है, और किसी की नहीं जिम्मेदारी है, सरकार की भी है, लेकिन पहले आपकी है और हमारी है, मेरी है, क्योंकि हमने ही वो गंदगी फैला रखी हो, हमें ही वो साफ करना होगा। क्योंकि हम अपने घर का कचरा तो साफ कर देते, लेकिन अगर कहीं गली में कोई कचरा पड़ा हुआ है तो उसको वही पड़ा रहने देते, क्योंकि वो हमारा नहीं है। तुम मानते हो देश तुम्हारा, लेकिन वो कचरा तुम्हारा नहीं, तुम देश के नागरिक होने के लायक नहीं हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, जो मैंने बातें आपको बताई वो कहीं ना कहीं आपके अंदर तक गई होंगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।